डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन का स्टडी करेंगे। और अभी हम लोग फिलहाल जो है पढ़ेंगे पौधों में, यानी कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लैंगिक प्रजनन जो है वो होता क्या है। तो लैंगिक प्रजनन के बारे में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को समझाया था कि लैंगिक प्रजनन प्रजनन का वो विधि है यानी कि प्रकार है जिसके अंदर नर और मादा यानी कि जो है पुरुष और स्त्री दोनों के जो युग्मक जो है आपके फ्यूज होते हैं और उनके फ्यूजन से जो है एक नया संतति प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो ये हो गया लैंगिक जनन, जिसमें कि दोनों ही यानी कि नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके फल स्वरूप एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसका बहुत बार डिवीजन होते जाता है और उसके डिवीजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनती है और उन्हीं कोशिकाओं से जो है एक जिन जीवों के यानी कि जिस जीव के नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, उस जीव का जो है एक नया मेंबर प्रोड्यूस होता है। अब आगे देखो, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि इस प्रक्रिया में यानी कि लैंगिक प्रजनन के अंदर में क्या होता है कि नर और मादा युग्मक यानी कि गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं। तो इसी मिलने के प्रक्रम को जो है हम लोग निषेचन कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों ही चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है और निषेचन क्या होता है। तो हम बताएंगे कि लैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह विधि है या वह प्रकार है जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन से एक नए संतति की उत्पत्ति होती है, जो कि अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होते। यानी कि जेनेटिकली तो मतलब कि आनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट की तरह होते हैं, लेकिन उनकी तरह समरूप नहीं होते हैं, लेकिन समरूप हो भी सकते हैं कभी कभी। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में। दूसरा, अब बात करते हैं निषेचन क्या होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो फ्यूजन होता है, संलयन होता है, मिलने का जो प्रक्रम होता है, उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो ये दोनों ही डेफिनेशन आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है इस प्रकार के प्रजनन में। इसके पहले जो हमने प्रजनन का प्रकार यानी कि विधि पढ़ा था वो था अलैंगिक, और अलैंगिक में हमने पढ़ा था कि उसमें जो है आपका विभिन्नता ना के बराबर उत्पन्न होता है, यानी कि नहीं होता है। ठीक है, जबकि लैंगिक प्रजनन में बात किया जाएगा तो ऐसे जो प्रजनन की विधि होती है, प्रकार होता है, उसमें विभिन्नता जो है उत्पन्न होता जाता है। यानी कि जितने बार रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया होगा, उतना बार जितने नए नए जो है आपके इंडिविजुअल्स का जन्म होगा, उन सभी नए नए इंडिविजुअल्स में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आएंगी, कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन होगा। और तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है लैंगिक प्रजनन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एनिमल्स में यानी कि जंतु में, खास करके जो है ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य के अंदर में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जानते हैं पुष्पी पौधों यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं, उनमें उनमें जो है लैंगिक जनन कैसे होता है। तो देखो, पुष्पी जो पौधे होते हैं उनमें जनन अंग जो है उनका फूल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि फूल क्या है, तो आप लोग ये कह सकते हो कि किसी भी पौधे का जो है सूट का एक कंडेंस भाग, जिसके अंदर में उस पौधे के सारे जननांग जो है पाए जाते हैं, वो आपका फूल कहलाता है। तो ये फूल का डेफिनेशन हो जाता है। हालांकि नॉर्मली इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है आपका किसी भी पौधे का सबसे कलरफुल भाग होता है। ठीक है, खूबसूरत भाग होता है। ठीक है, इससे जो है बहुत सारे खुशबू निकलते हैं। तो ये भी एक अलग डेफिनेशन बता सकते हो। बट जो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने बताया था वो था कि फूल जो है वो पौधे के सूट का वो कंडेंस भाग होता है, जिसके अंदर में
पौधे का जो है सारा जननांग पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें जो है महक भी होता है, वो काफी खूबसूरत यानी कि रंगीन होता है, कलरफुल होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना है फूल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फूल के मुख्य भागों के बारे में, ठीक है। तो फूल के जो है मुख्य रूप से अगर बात करें तो 4 भाग होते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले तो सबसे बाहर में आपको मिलेगा बाह्य दल, ठीक है। उसके बाद जो है पंखुड़ी मिलेगा, इसके अलावा जो है हमें पुंकेसर मिलेंगे, और इसके अलावा स्त्री केसर। तो ये 4 भाग हैं, यानी सॉरी, इसके अलावा एक 5वां भाग भी होता है जो कि आपका जो है पुष्पासन होता है, तो वो भी आपका पुष्प का ही भाग है। तो इस तरीके से 5 भाग हो रहे हैं, लेकिन मुख्यतः अगर बात किया जाएगा तो इसके जो है 4 भाग, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये 4 जो है आपके हुर्ल होते हैं किसी भी फूल का, यानी कि जो है ये 4 आपके जो है चक्कर होते हैं। सबसे बाहर का जो चक्कर, यानी कि देखो, सबसे बाहर से अगर आप किसी फूल को देखोगे तो आपको जो है हरे कलर का जो चीजें दिखाई देगा, एक घेरा दिखाई देगा, वो आपका जो है बाह्य दल है। उसके अंदर में आप देखोगे तो आपको जो है रंगीन कलरफुल जो है आपको पंखुड़ी दिखाई देंगे, तो वो पंखुड़ी के नाम से जान जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में आओगे तो आपको जो है बहुत सारे थ्री लाइक यानी कि जो है आपके धागेदार संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है, जो कि फिलामेंट होते हैं, और फिलामेंट के ऊपर जो है आपको कुछ बल्ब के जैसा दिखाई देगा, तो वो आपका जो है पुंकेसर हो गया। और बीचों बीच में देखेंगे, यानी कि जो पुष्पासन होता है उसके तरफ में, तो वहां पर जो है आपका स्त्रीकेसर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 होर्ल बन रहे हैं, चक्कर बन रहे हैं। सबसे बाहर में बाह्य दल, उसके अंदर में जो है आपका पंखुड़ी, उसके अंदर में बात करेंगे तो पुंकेसर, और सबसे बीच में जो है आपका जो है वो स्त्री केसर। तो ये 4 होर्ल बनते हैं, और ये चारों होर्ल जो है जिनसे जुड़े होते हैं वो जो है आपका कहलाता है क्या चीज, तो वो आपका जो है दल सॉरी पुष्पासन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है पुष्पासन होता है, जिसपे कि पुष्प का सारा भाग जो है उससे अटैच्ड होता है, चाहे वो बाह्य दल पुंज हो, चाहे वो पंखुड़ी हो, चाहे वो पुंकेसर हो, या फिर स्त्री केसर, ये सभी जो है जिससे जुड़े होते हैं उसी को हम बोलते हैं पुष्पासन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पुष्पी पौधों के भाग आपको जो है बेहतर तरीके से मैं समझा पाया। अब चलिए हम आगे देखते हैं फूल के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूल के जो है 2 मुख्य प्रकार यहाँ पे दिख रहे हैं आप सभी को। पहला है उभयलिंगी पुष्प, और दूसरा है एक लिंगी पुष्प। तो चलिए हम जानते हैं कि उभयलिंगी पुष्प क्या होता है और एक लिंगी पुष्प क्या होता है। तो उभयलिंगी के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि उभयलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं या फिर वे फूल होते हैं जिसके अंदर में स्त्री केसर और उसके साथ साथ पुंकेसर दोनों ही जो है उपस्थित होते हैं, दोनों ही जननांग जो है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो क्या हमने बताया आप लोगों को कि ऐसा फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मौजूद रहता है उसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं सरसों का फूल, इसके अलावा जो हम लोग बता सकते हैं गुड़हल, जिसको कि हम लोग हिबिस्कस, या फिर जो है इसको हम लोग अड़हुल का फूल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल दिया गया है पुष्प जो है ये उभयलिंगी पुष्प होता है, इसके अंदर में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों देखने को हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा जो है वो है एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प का हम लोग डेफिनेशन क्या बताएंगे ये जान लेते हैं। हम बताएंगे एक लिंगी पुष्प वे पुष्प या फिर फूल होते हैं जिसके अंदर में स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग जो है वो उपस्थित होता है, दोनों के दोनों जननांग उपस्थित नहीं होते हैं। या तो एक उस फ्लावर के अंदर में स्त्री केसर रहेगा, नहीं तो उसमें जो है पुंकेसर रहेगा। तो इस प्रकार का जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक लिंगी पुष्प। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपीता का पुष्प या फिर जो है तरबूज का पुष्प। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि फूल के जो है 2 प्रकार होते हैं, उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। उभयलिंगी में दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, जबकि एक लिंगी में एक ही जननांग पाया जाता है, या तो स्त्री केसर नहीं तो पुंकेसर। एग्जाम्पल का बात करेंगे तो उभयलिंगी पुष्प के अंदर में आ जाएगा सरसों का, अड़हुल का, या फिर जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं। और अगर बात करते हैं लोग एक लिंगी के अंदर में, तो इसमें पपीता आ जाएगा, इसमें जो है तरबूज आ जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में कि जो पुष्प होता है इसका संरचना कैसा होता है।
एक सेकंड, कुछ दिक्कत आ रहा है, एक मिनट बस। चलो, तो अभी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं पुष्प के संरचना के बारे में। हालांकि आप सभी को मैंने बता दिया है कि पुष्प के जो है 4 होर्ल पाए जाते हैं और एक जो है आपका नीचे की तरफ में रिसेप्टिकल होता है। तो चलो मैं एक एक करके सबको डिफाइन करता चलूंगा और इस डायग्राम के अंदर में मैं समझाते भी चलूंगा। तो देखो, सबसे पहले कोई भी जो फ्लावर होता है वो किसी डाली से लगा होता है। तो जो डाली से लगा रहता है फ्लावर, तो वो एक डंठल के जरिए जो है लगा रहता है, यानी कि ये जो नीचे बनाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं डंठल। तो ये हो जाएगा आपका जो है डंठल। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको मैंने बताया डंठल। डंठल क्या होता है, तो एक सेकेंड, कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लिखना सही। एक सेकेंड, डंठल जो है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये आपका डंठल हो गया। ठीक है, अब ये डंठल क्या होता है इसका भी आप लोग डेफिनेशन बता सकते हो, इसको लोग पैटियोल बोलते हैं। ठीक है, तो डंठल का हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं कि डंठल जो होता है वो एक पौधे का ऐसा भाग होता है जो कि फूल को पौधे के डाली से उसके जो है ब्रांचेस से जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि डंठल जो है किसी भी पौधे का वह भाग होता है जिससे कि फूल जुड़ा होता है उस पौधे के साथ में। ठीक है, तो ये डंठल का परिभाषा हो गया। अब ये जो डंठल है इसका जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है, ये वाला भाग जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो हरा कलर का दिख रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ में, जो कि जा करके यहाँ पे देखो मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूँ। तो ये जो आपका भाग दिखाई दे रहा है जिसको कि मैं कलर कर रहा हूँ अभी, ये आपका जो है कहलाता है पुष्पासन। ठीक है, तो ये आपका जो है पुष्पासन हो गया। अभी मैं आप सभी को समझाऊंगा कि आखिर इसको पुष्पासन हम लोग क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे पुष्पासन। ठीक है, पुष्प जुड़ आसन यानी कि पुष्पासन। चलो, तो ये पुष्पासन हो गया। अब चीजें ध्यान दो, तो इस पुष्पासन का हम दो डेफिनेशन बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं कि डंठल का जो टॉप पोर्शन होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो एक डेफिनेशन ये हो गया। और दूसरा हम बता सकते हैं कि पुष्पासन जो है वो पौधे का ऐसा भाग होता है जिस पर कि पुष्प अटैच्ड होता है, साथ साथ पुष्प के सारे भाग जो हैं पुष्पासन से जुड़े होते हैं। यानी कि पौधे का ऐसा भाग जिससे कि किसी भी पुष्प के सभी भाग जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डंठल का सबसे ऊपर का हिस्सा जिसके ऊपर पुष्प बैठा होता है या फिर पुष्प के सभी भाग जो है जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उसको ही हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पुष्पासन क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए, जो मैं 4 होर्न बता रहा था वो आप सभी को बताता हूँ। तो आपने फूल को देखा होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है पुष्प का, ऐसा ही आपको मुझे उम्मीद है कि आपने भी जो है पुष्प को देखा होगा। तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले तो आपको जो है हरे कलर का यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, किसी भी पुष्प को या फिर किसी एक बर्ड को हम लोग लेते हैं। बर्ड मतलब कोढ़ी होता है, जिसको हम लोग कली कहते हैं, मुकुल कह सकते हैं। तो ये जो कली होता है, फूल का कली, तो इसको अगर आप लोग देखोगे तो चारों तरफ से जो है आपका हरा एक पत्ते के जैसा संरचना होता है, जो कि उस पुष्प को यानी कि कली को जो है चारों तरफ से ढक के रखता है। ठीक है, तो ये जो आपका हरे कलर का दिख रहा है, क्योंकि ये पुष्प खिल चुका है, तो ये जो चारों तरफ से आपको जो कली के अंदर पुष्प कली के ऊपर जो आपको हरा हरा दिखाई देता है, वो आपका जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ में। ठीक है, तो ये जो है आपका बाह्य दल पुंज है। ठीक है, यानी कि देखो ये एक बाह्य दल हो गया, इसके अलावा एक उधर की तरफ में होगा, एक उधर की तरफ में होगा, और भी बहुत सारे होंगे, और चारों तरफ से मिल करके जो है ये बाह्य दल पुंज बनाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बाह्य दल पुंज आपको समझ में आ गया। और जैसा कि आप सभी इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो बाह्य दल है, जिसके कि ग्रुप कहलाते हैं बाह्य दल पुंज, वो बाह्य दल पुंज जो है इस पुष्प का सबसे बाहर का हिस्सा है। अब इसके अंदर में आते हैं, तो जब इसके अंदर में आप आते हैं तो आपको दिखाई देता है ये वाला भाग, जो कि ये रंगीन है, बैगनी कलर का आपको जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि इस डायग्राम में जो यहाँ पर नीला कलर का भी दिखाई दिया है। तो ये जो आपके कलरफुल भाग दिखाई दे रहे हैं हरा वाले के अंदर में, ये आपका कहलाता है, जो कि अगेन ये पुष्पासन से जुड़ा होता है, तो ये जो है आपका कहलाता है पंखुड़ी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पंखुड़ी क्या होता है ये आपको जो है समझ में आ गया।
अब इस पंखुड़ी से जब आप अंदर आओगे तो आपको जो है इस प्रकार के जो पीले पीले साइड साइड में निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये जो है आपका पुंकेसर है, ठीक है, जो मैं पीला पीला बता रहा हूँ कि जो कि साइड साइड से जो आपके बहुत सारे ऊपर की तरफ में निकले हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी जो आपके किनारे किनारे चारों तरफ से जो है घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं पीला पीला, ये आपका जो है पुंकेसर हो गया। अब पुंकेसर के जो है दो भाग होते हैं, ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। पुंकेसर का ये जो आपका धागे के जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, यानी कि एक तंतु के जैसा जो संरचना दिखाई दे रहा है, फिर उसको हम लोग तंतु ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे यानी कि जो है आपका जो पुष्पासन है, इससे निकल करके यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ में एक जो आपका धागे के जैसा संरचना गया है, इसको हम बोलते हैं तंतु। तो ये एक तंतु हो गया, दूसरा ये तंतु हो गया, तीसरा जो है ये तंतु हो गया, इसी प्रकार से एक और ये तंतु हो गया, ये इस एक और तंतु हो गया, ये भी जो है एक और तंतु हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तंतु आप लोगों को समझ में आ गया है। पुंकेसर का जो है एक पतला नली के जैसा संरचना, जो कि जो पुष्पासन होता है उससे ऊपर की तरफ में जो पंखुड़ियां होती हैं उनके बीच में जो है ऊपर की तरफ में उठा हुआ होता है, उस पतली पतली नलियों को हम लोग जो है तंतु कहते हैं। दूसरा, तंतु के ऊपर में जो है आपका एक बल्ब के जैसा संरचना दिखाई देता है, एक जो आपका गांठ के जैसा संरचना दिखाई देता है, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश। ये जो पराग कोश होता है, इसके अंदर में जो है आपका पराग कण विकसित होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका पराग कण विकसित होता है पराग कोश के अंदर में। और पराग कोश क्या है, तो वो जो है पुंकेसर का एक भाग है, जो कि तंतु का टॉप मोस्ट पोर्शन होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, जो कि बल्ब के जैसा होता है, यानी कि एक गांठ के जैसा होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। अब ये जो पराग कण जो कि पराग कोश के अंदर में डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, इसके अंदर में जो है आपका मेल गैमिट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देना है कि पराग कण के अंदर में जो है आपका किसी भी फूल का जो है मेल गैमिट होता है, यानी कि जो आपका नर युग्मक होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग स्त्री केसर के बारे में। तो देखो सबसे बीचों बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि जो पुष्पासन हमने आप सभी को समझाया था, वहां पर एक हिस्सा दिखाई दे रहा है जो कि आपका जो है काफी चौड़ा है और काफी जो है आपका वो फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है, और ऊपर की तरफ में जाने के बाद से ये नली के जैसा एक पतला हो जाता है, और फिर ऊपर जाता है तो ये थोड़ा सा जो है चौड़ा हुआ हो जाता है, यानी कि चौड़ा जो आपका दिखाई देता है, ठीक है, चौड़ा हुआ रूप में जो है आपका दिखाई देता है। तो ये जो कंप्लीट जो मैंने आप सभी को डायग्राम बताया, यानी कि जो मैं जिसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो मैंने कलर किया हुआ यानी कि छायांकित जो भाग में दिखा रहा हूँ, ये सभी जो है आपके पोर्शन कहलाते हैं किसी भी पुष्प का स्त्री केसर, ठीक है। तो ये स्त्री केसर हो गया। अब ध्यान दो कि स्त्री केसर के जो है आपके तीन भाग होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। अब चलिए एक एक करके मैं आप सभी को समझाता हूँ कि अंडाशय क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, और वर्तिकाग्र क्या होता है, जिनसे मिलकर के किसी भी फूल का स्त्री केसर बनता है। तो देखो अगर बात करते हैं स्त्री केसर का, तो स्त्री केसर का जो सबसे निचला सिरा होता है, हिस्सा होता है, वो काफी चौड़ा होता है, जो कि पुष्पासन पर बैठा हुआ होता है, यानी कि पुष्पासन से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये जो स्त्री केसर का सबसे नीचे का हिस्सा जो कि काफी चौड़ा होता है और पुष्पासन से अटैच्ड होता है, इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। अब ये जो देखो अंडाशय है, इसके अंदर में क्या होता है, तो इसके अंदर में जो है ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, ठीक है। और बीजांड के अंदर में ही आपका जो है फीमेल गैमिट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्त्री केसर के तीन भाग में सबसे जो नीचे का हिस्सा होता है, जो कि चौड़ा होता है, उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं, और ये पुष्पासन से जुड़ा होता है, पुष्पासन के नजदीक में होता है, और इसके अंदर में बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर में जो है फीमेल गैमेट यानी कि जो है आपका मादा युग्मक मौजूद होता है। अब देखो ये जो अंडाशय है, इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पतला होकर के नली के जैसा संरचना हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का यानी कि अंडाशय के ऊपर का जो हिस्सा है, जो कि नली के रूप में होता है लंबा सा, उस लंबे से नली को हम लोग बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो। और सो डियर स्टूडेंट्स, देखो नेटवर्क की वजह से जो है अभी कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो एक बार मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया था वर्तिका के बारे में, ठीक है।
तो वर्तिका के बारे में मैंने अभी यही बताया था कि अंडाशय का ऊपर का जो हिस्सा है, जो कि एक नलिकाकार संरचना होता है, पतला नलिकाकार संरचना, उसी को हम लोग वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, और वर्तिका के ऊपर का जो हिस्सा होता है, सबसे जो कि ऊपर का हिस्सा होता है, जो कि टर्मिनल पार्ट होता है इस तरीकेसर का, ये आपका कहलाता है वर्तिकाग्र, जो कि चिपचिपा होता है। ये भी चीजें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो क्या चीजें होती हैं, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है समझाने का प्रयास करता हूँ, हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। देखो अभी मैंने आप सभी को बताया था कि ये वाला जो भाग है, जिसको कि हम लोग पराग कोश कहते हैं, इस पराग कोश के अंदर पराग कण बनता है, और यहाँ पर जो आपका पराग कण बनता है, ये आपका जो है किसी भी तरीके से माध्यम से, एजेंट की सहायता से जो है ये आपका पहुंचता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वर्तिकाग्र चूंकि चिपचिपा होता है, तो वहां पर जो है परागकण चिपक जाते हैं, और फिर क्या होता है कि इसमें जो है कुछ क्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से कि ये जो वर्तिका है इसके अंदर में एक पोलन ट्यूब क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि नीचे की तरफ में आपका जो है अंधा होता है, यानी कि जो है बंद होता है, और जैसे जैसे ये पोलन ग्रेन यानी कि जो है आपका परागकण नीचे की तरफ में बढ़ते जाता है, वैसे वैसे जो है ये पोलन ट्यूब नीचे की तरफ में फूलते जाता है, और आगे की तरफ में जो है आपका पोलन ग्रेन यानी कि परागकण बढ़ते जाता है, और फाइनली जो है ये ओवरी के अंदर में प्रवेश करता है, बीजांड के अंदर में, और फिर वहां पर जो फीमेल गैमेट होता है यानी कि जो आपका मादा युग्मक होता है, उसके साथ में ये संलयित होता है, यानी कि फ्यूजन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, और उसके फल स्वरूप जो है आपका एक कोशिका बनता है, जो कि बाद में चल करके बीज का रूप लेता है, और ओवरी जो है आपका वो एक फल का रूप लेता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये इस पुष्प के सभी संरचना का जो है आपने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि बीज का बीज निर्माण की प्रक्रिया कैसे होता है, ये सब जो हम लोग अभी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको कुछ स्टेप के माध्यम से आप सभी को जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला स्टेप है बीज निर्माण की प्रक्रिया का। पराग कोश में जो परागकण उत्पन्न होता है वो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या फिर जंतु के माध्यम से जो है उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जो आपका पहुंच जाता है, तो इसको हम स्व परागण बोलते हैं। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो ये भी समझो। दूसरा तरीका हो सकता है कि पराग कोश में जो परागकण डेवलप होता है, उत्पन्न होता है, यानी कि जो आपका वो विकसित होता है, तो विकसित होने के बाद से वो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या किसी जंतु पक्षी या फिर कीट के माध्यम से क्या होता है कि वो दूसरे किसी फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचता है, जिसको हम लोग पर परागण बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है जो परागकण पराग कोश के अंदर में बना था, वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, चाहे वो दूसरे फूल का हो, चाहे वो उसी फूल का हो जिसका कि परागकोश है। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया ये ट्रांसफर होना परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर। अब जो दूसरा स्टेप होगा उसमें देखते हैं क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि परागकण से जो है एक नलिका विकसित होती है, जो कि वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, जिसको कि मैं अभी बता रहा था पोलन ट्यूब। तीसरा है अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक निषेचित होता है, तथा युग्मनज का जो है आपका निर्माण होता है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, यानी कि देखो पराग कोश से निकल करके पराग कण जो है आपका जब वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, उसके बाद से जो है पराग कण से वर्तिकाग्र से जो है आपका जहां पर पराग कण होता है वहां से एक नली विकसित होता है, जिसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, और वो आपका जो है पराग कण को पहुंचा देता है बीजांड तक, और बीजांड में पहले से ही आपका मौजूद होता है मादा युग्मक, और आ गया वहां पे बीजांड के अंदर में नर युग्मक। तो दोनों जो है आपके संलयित होते हैं, यानी कि इस प्रकार से निषेचन होता है, और जब निषेचन होता है तो यहाँ पर जो है युग्मनज क्रिएट हो जाता है। जब युग्मनज क्रिएट हो जाता है यानी कि बन जाता है, निर्माण हो जाता है उसका, तो चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप में क्या होता है कि युग्मनज में जो है आपका विभाजन होता है बार बार, और इस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है, यानी कि निर्माण होता है। और इसके बाद क्या होता है कि बीजांड से जो है एक कठोर आवरण विकसित होता है, जिससे कि ये बीजांड जो है आपका बीज में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, और इस प्रकार फूल के जो दूसरे भाग, और इस प्रकार से जो आपका फल, और फल के अंदर में जो आपका बीज तैयार हो जाता है। और जैसे ही ये जो अंडाशय फल में विकसित होने लगता है, और
बीजांड जो है आपका वो बीज में विकसित होने लगता है, वैसे ही जो है फूल के जो दूसरे भाग है, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा हुआ था बाह्य दल पुंज के बारे में, इसके अलावा जो हमने पढ़ा था अभी ये पंखुड़ी के बारे में, तो सारी जो पंखुड़ियां होती हैं या फिर बाह्य दल पुंज होता है, तो वो सभी जो है अब झड़ने लगते हैं, यानी कि दूसरे पुष्प के जो दूसरे भाग होते हैं वो आपके झड़ने लगते हैं, और इस प्रकार से जो आपका बीज का निर्माण होता है। एक बार मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो पराग कण कोष होता है उसमें से पराग कण निकल करके किसी भी माध्यम से, हवा पानी जंतु पशु पक्षी जो भी हो, कीट हो, उनके माध्यम से जो है वो किसी एक उसी फूल के या फिर दूसरे फूल के जो है आपके वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहां से जो है आपका एक नली विकसित होती है, और वो नलिका जो है आपका पराग कण को पहुंचा देता है बीजांड तक। और बीजांड के अंदर में जो है जब पराग कण यानी कि जो आपका नर युग्मक पहुंचता है, और पहले से उसमें मादा युग्मक मौजूद होता है, तो ये दोनों निषेचन करते हैं, और निषेचन के बाद से युग्मनज का निर्माण होता है, और यही युग्मनज जो है आपका बाद में विभाजित होता है बार बार, और विभाजित होकर के जो है ये भ्रूण का विकास करता है, मतलब पहले निर्माण करता है और फिर भ्रूण का विकास होता है, और इस प्रकार से जो बीजांड होता है उसके चारों ओर से एक कठोर आवरण विकसित हो जाता है, और इस प्रकार से बीजांड जो है वो एक बीज में परिणत हो जाता है। अब बीजांड जिसके अंदर में होता है यानी कि अंडाशय के अंदर में, ये अंडाशय जो है आपका गुद्देदार हो जाता है, यानी कि फल में बदल जाता है, और इस प्रकार से जो आपका बीज का निर्माण हुआ, साथ ही साथ बीज के साथ साथ जो आपका फल का भी निर्माण हो गया। जब ये निर्माण होता है उस समय जो आपका फूल के जो दूसरे भाग होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। तो आपने जाना कि बीज का निर्माण कैसे होता है, साथ साथ जो आपका फल का निर्माण कैसे होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो 5वां नंबर स्टेप है ना, इसमें जो पहला लाइन कहने मतलब कि लाइन का जो शुरुआत का आधा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है। ये चीजें आप लोग याद रखना है कि हमेशा अंडाशय जो होता है वो आपका फल में बदलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा भाग जो है बीज में बदलता है, तो उसके लिए आप लोग बताएंगे बीजांड, जो कि आपका बीज के रूप में बदल जाता है। तो अभी आपने जो है बीज के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया और उससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये दोनों ही जो है जान लिया। अभी हम लोग स्क्रीन पर जो डायग्राम आप सभी को देखने को मिल रहा है, इस डायग्राम के माध्यम से जो है हम लोग जानते हैं कि बीज का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है। जितना सिंपल हमने अभी थ्योरेटिकली आपको समझाया था, उतना सिंपल नहीं, बल्कि ये काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। इसको डायग्राम से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो। तो चलिए मैं आप सभी को जो है वर्तिकाग्र पर पराग कणों के जो है अंकुरण, और उसके बाद से किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है, उसके साथ साथ फल का निर्माण होता है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया कि सबसे पहले क्या होता है कि जो पराग कोश होता है, इसके अंदर में जो पराग कण बनते हैं वो स्वपरागण के द्वारा या फिर पर परागण के द्वारा जो है पहुंचते हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो वो एक चिपचिपा आपका उसका जो है बाहर का सतह होता है, और उस पर जो है वो चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं इसके बाद से क्या होता है कि हवा पानी उसको मिलता है और वो अंकुरित होते हैं, और इस प्रकार से जो है वहां से एक पॉलन ट्यूब निकलना बनना जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एक पराग कण दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है एक पराग नली यानी कि पॉलन ट्यूब जो है आपका बनना स्टार्ट हो गया। और इसके माध्यम से क्या होगा कि इस पराग कण के अंदर में जो मेल मेल जो है आपके युग्मक होते हैं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि मेल गैमिट होते हैं, ये जो है इसी नली से होते हुए जो है वो नीचे की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और फिर जो है वो स्टाइल यानी कि जो वर्तिका होता है, उस नली के अंदर में एक और नली बनते जाता है, जिसको हम लोग पराग नली बोल रहे हैं, पॉलन ट्यूब बोल रहे हैं। उसी के अंदर से होते हुए ये जो नर युग्मक होते हैं, मेल गैमिट होते हैं फ्लावर के, ये पहुंचते हैं अंडाशय के अंदर में, और अंडाशय के अंदर में जो है ये पहुंच जाते हैं अब ओव्यूल के अंदर में। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है एक ओव्यूल का संरचना दिखाया गया है, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल होता है, यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं होने वाली हैं, और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। काफी ध्यान से आप लोग जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो, एक जो ओव्यूल होता है इसके अंदर में 7 सेल होते हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है।
यहाँ पर जो है 7 कोशिकाएं होती हैं, ओके। और ये जो 7 कोशिकाएं होती हैं, इन सभी कोशिकाओं के अंदर में अगर न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को जोड़ा जाए तो यहाँ पर 8 जो है आपके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आप लोग ध्यान दो। तो इसमें जो है आपके 3 तो हो गए ऊपर के, जिसको हम एंटी पोलर जो है आपके सेल कह सकते हैं, ठीक है। इनमें जो है एक एक न्यूक्लियस होता है, और नीचे में देखो तो जो बीच वाला जो रहता है वो आपका एग सेल है। तो यहाँ पर जो बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे के जो देखो ऊपर में 3 ठो और नीचे में 3 ठो, तो इधर में जो आपके 2 ठो साइड में हो गए और जो है एक बीच वाला हो गया नीचे की तरफ में। तो नीचे में जो बीच वाला है उसको हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है। तो ये एग सेल हो गया। और ये जो इस एग सेल के दोनों तरफ में जो 2 ठो सेल हैं उसको हम लोग सिनर्जिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे में जो 3 सेल है वो तो आप लोग जान लिए कि 2 ठो जो है आपके साइड वाले जो है सिनर्जिड हो गए, और बीच में जो है आपका एग सेल हो गया, और ऊपर में जो 3 ठो सेल है उनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोलर सेल, ठीक है। और जो बीच में होता है यहाँ पर जो सेल होता है 7वां सेल, इसको हम बोलते हैं पोलर सेल। तो ये जो पोलर सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से जो आपका सेल आया था, मेल गैमेट आया था, इसके अंदर में जो है आपके 2 ठो आपके जो है मेल गैमेट आ गए। एक पोलन ग्रंथ के अंदर में जो आपके 2 ठो मेल गैमेट होते हैं। तो ये जो दोनों मेल गैमेट है ये जब आते हैं तो क्या होता है कि दोनों 2 जगह पे फ्यूजन करते हैं, ठीक है। एक जो है आपका एक सेल के साथ में, यानी कि यहाँ पर जो आपका एक सेल था, तो एक सेल के साथ में जो आपका एक आपका जो है न्यूक्लियस, एक के न्यूक्लियस के साथ में एक आपका जो मेल गैमेट होता है उसका प्लस मेल गैमेट, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। तो एग और मेल गैमेट ये दोनों जो आपके फ्यूज हो जाते हैं, तो एक फ्यूजन ये हो गया, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। एफ का मतलब फर्टिलाइजेशन, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो आपका एक फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन का प्रक्रिया जो यहाँ पे हो गया एक सेल के साथ में, और दूसरा जो निषेचन का प्रक्रिया होता है वो होता है पोलर सेल के साथ में, यानी कि पोलर जो आपका जो है न्यूक्लियाई होता है 2 ठो उनके साथ में। तो यहाँ पर 2 ठो न्यूक्लियस है और एक जो है आपका जो मेल गेमिट आया यहाँ से स्पर्म के स्पर्म बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि पोलन ग्रेन से, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से जो है 2 ठो जो मेल गेमिट्स आए हुए थे, तो एक तो आपका एक सेल के साथ फ्यूज हो गया और दूसरा जो होता है उसका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेल गेमिट के न्यूक्लियस के साथ में जो फ्यूज हो जाता है 2 ठो न्यूक्लियस, और इस प्रकार से 2 पोलर न्यूक्लियर और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस ये आपस में जो है आपके फ्यूज हो जाते हैं। तो एक यहाँ पर जो है आपका देखो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस यहाँ का, यानी कि जो पोलर न्यूक्लियस है वो तो आपके 2 ठो है ही, और एक मेल आपका जो है गैमेट का न्यूक्लियस आ गया, तो यहाँ पर 3 ठो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पर होता है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कैसे? तो एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक सेल का, आपका जो है एक आपका जो फीमेल गैमिट है उसका मेल गैमिट के साथ में, और दूसरा जो फ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है जो पोलर यहाँ पर जो है न्यूक्लियाई है उनका जो है आपका मेल गैमिट के साथ में। तो यहाँ पर एक दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, यानी कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। मैंने आप सभी को क्या कहा, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि डबल निषेचन होता है, ठीक है। यहाँ पर डबल जो आपका निषेचन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये चीजें ध्यान रखो। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है? तो जो पोलर जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके साथ में मेल गैमिट का न्यूक्लियस फ्यूजन करता है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, ओवरीज ओव्यूल के अंदर में क्या क्या चीजें मैंने बताया। मैंने बताया कि 7 यहाँ पर सेल होते हैं और 7 सेल के अंदर में 8 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और 7 जो सेल होते हैं इनमें 3 ठो ऊपर होता है। तो 3 ठो जो ऊपर होता है वो एंटी पोलर सेल हो गए, और 3 ठो जो आपका नीचे होता है। तो 3 ठो जो नीचे होता है इसमें 2 साइड के होते हैं वो आपके सिनर्जिड सेल्स होते हैं, और जो एक बीच में होता है वो आपका एग होता है, ठीक है। तो ये 2 ठो साइड वाले सिनर्जीज हो गए, और बीच में जो होता है वो आपका एक जो सेल होता है, इस सेल के अंदर में 2 ठो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पोलर न्यूक्लियस हो गए, 3 ठो ऊपर 3 ठो नीचे और 2 ठो नीचे, सॉरी बीच में, यानी कि 8 न्यूक्लियस हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में पोलर न्यूक्लियस है, इनके साथ में एक फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये आपका एक एफ हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन कहने का मतलब कि 3 ठो न्यूक्लियस आपका फ्यूज होता है, 2 ठो पोलर न्यूक्लियस और एक आपका जो है मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो इसलिए इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ यू का मतलब फ्यूजन हो जाएगा, ओके। और जो नीचे का जो एग सेल है, इसके साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं, उनके फूलों के अंदर में जो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल जो आपका फ्यूजन होता है। और इसके बाद अब क्या होता है, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो देखो, इसके बाद क्या होता है कि जो एग फर्टिलाइज हुआ, ये एक जो है आपका अब बीज बनाता है, ठीक है। और यानी कि सॉरी, बीज कहने का मतलब सॉरी, यहाँ पर जो आपका युग्मनज बनता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। और ये जो आपका जाइगोट है, ये बार बार आपका जो है डिवाइड होता है, जिससे कि बहुत सारी कोशिकाएं बनती है, और फिर जाकर के आपका एम्ब्रायो बनता है, यानी कि भ्रूण विकसित होने लगता है। और साथ साथ क्या होता है कि ये जो आपका ट्रिपल फ्यूजन हुआ था यहाँ पे, यानी कि 2 न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस और एक जो आपका मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तो इससे क्या होता है कि आपका जो है इंडो आपका जो है स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। जो कि बाद में जो आपका इसके अंदर में जो भोजन है, फूड है, इसके जो है आपका स्टोरेज का काम करवाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपको ओव्यूल दिख रहा है, इसके बाहर में जो ये ओवरी का हिस्सा है, इसके जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, वो आपके जो है फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये फल में कन्वर्ट होते हैं, इसका बीज भी जो आपका विकसित होने लगता है, फल भी विकसित होने लगता है। और साथ ही साथ इसके चारों तरफ में जो पंखुड़ियां होती हैं, वो सभी पंखुड़ियां अब क्या होती हैं कि झड़ने लगती हैं, और फिर जो पूरी तरह से वो झड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है आपका बीज का निर्माण का प्रक्रिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को तो बेहतर तरीके से समझ में आ गया है कि किस प्रकार से बीज का निर्माण कंप्लीट होता है। मैंने थ्योरेटिकली बताया, मैंने जो डायग्राम के माध्यम से बताया। तो इतने सारे तरीकों से आपको समझाने का मेरा मकसद यही है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और एग्जाम में जो है किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।